अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है ऑन फोर्स एंड मोशन। और ये जो लेक्चर्स मैं सारे लेक्चर्स बनाऊंगी वो हर बोर्ड से रिलेटेड होंगे और हर बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ वगैरह भी लास्ट में वीडियो के डिस्कस किए जाएंगे। जो भी टॉपिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास आने वाले नए लेक्चर की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन को। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है एब्सोलूट एंड रिलेटिव क्वांटिटी, इसको डिस्कस करते हैं। अब एब्सोलूट क्वांटिटी कौन सी होती है? एब्सोलूट स्पेस इट्स ओन नेचर विदाउट रिगार्ड टू एनीथिंग एक्सटर्नल रिमेन ऑलवेज सिमिलर एंड इमूवेबल। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या चीज़ होती है? जो किसी पर डिपेंड ना करती हो। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंड ना करती हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कुछ भी चेंज कर दो उसका, वो सेम ही रहती है। स्पीड ऑफ लाइट किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। उसकी वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 है, तो वो यही वैल्यू रहेगी टिल द एंड। ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। और बात करते हैं रिलेटिव क्वांटिटी की। तो रिलेटिव क्वांटिटी में हमारे पास रिलेटिव क्वांटिटी जो है इज सम मोरेबल डायमेंशंस और मेजर विच वी कैन डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। यानी कि अगर हम किसी भी रेफरेंस से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। यानी कि वो क्वांटिटी जो किसी चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम लाहौर से कराची जा रहे हैं तो ट्रेन से जाएंगे तो हमारे पास अलग टाइम होगा और अलग डिस्टेंस होगा। और इस तरीके से अगर हम जहाज़ से जाएंगे तो अलग टाइम और अलग डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। तो ये एक एग्जांपल है रिलेटिव क्वांटिटी की। यानी कि वो क्वांटिटी जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, और इस सफ़र के दौरान जो टाइम है वो ट्रेन से कुछ और होगा और जहाज़ से कुछ और होगा। यानी कि चेंजिंग आ रही है ना। लेकिन एब्सोल्यूट चीज़ में क्या होगा, एब्सोल्यूट क्वांटिटी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और रिलेटिव क्वांटिटी जो है वो किसी भी रेफरेंस पर जो है वो डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं किसी कमरे में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं एक रेफरेंस से एक फ़ैन को देख रही हूँ, मुझे वो एक साइड से कुछ और दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं किसी और रेफरेंस पे जाके बैठूँगी और मैं उसे देखूँगी तो मुझे कुछ और दिखेगा। यानी कि रेफरेंस चेंज करने पर अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी, क्वालिटी या फिर कोई भी चीज़, उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वो चेंज हो रही हो तो उसको हम रिलेटिव क्वांटिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मोशन, इसके बारे में बात करते हैं। मोशन क्या होता है? ये सब लोग, आप लोग ये कहेंगे कि फोर्स एंड मोशन में ये चीज़ें जो हम लोग पढ़ाते हैं मोशन, इससे क्या जो है वो फ़ायदा और क्या ये चीज़ है। देखिए, इससे ये नहीं है, आप लोगों को आता ज़रूर है, लेकिन होता ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको नहीं पता। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ डिस्कस होने वाली हैं जो आपको इससे पहले नहीं पता थी। बात कर रहे हैं मोशन की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। यानी कि ये डेफिनेशन है करेक्ट एक मोशन की। यानी कि मोशन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पोजीशन है जब कोई भी चीज़ चेंज हो रही हो, किसके नज़रिए से? ऑब्जर्वर के नज़रिए से। यानी कि इसका रेफरेंस चेंज हो रहा है ना। यानी कि अगर ट्रेन चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन चल रही है और एक उसके बाहर बैठा है और एक उसके अंदर बैठा है। फॉर एग्जांपल जो बाहर बैठा है उसके लिए जो ट्रेन है वो तो मोशन में है ना, ट्रेन उसके आगे से गुजर रही है, ट्रेन मोशन में उसके लिए। यानी कि उसका रेफरेंस क्या है कि ट्रेन जो है वो मोशन में है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा है, जब उससे हम पूछेंगे तो वो क्या कहेगा कि ट्रेन जो है वो स्टिल है, क्योंकि वो तो स्टेशनरी फेज़ में है, वो तो हिल नहीं रहा, वो तो स्टेशनरी फेज़ में, वो आगे पीछे नहीं जा रहा। ठीक है, तो उसके नज़रिए से ट्रेन जो है वो स्टेशनरी है और बाहर वाले के नज़रिए से ट्रेन जो है वो मोशन में है। तो ये हमारे पास जो है वो रिस्पेक्ट विद ऑब्जर्वर की यहाँ बात हो रही है कि अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, यानी कि वही रेफरेंस की बात यहाँ आ जाती है कि अगर रेफरेंस चेंज होगा तो मोशन की स्टेट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो मोशन जो है वो एक ऐसी हमारे पास क्वांटिटी है जो पोजीशन जब चेंज होती है तो विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर जो है वो उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। अब जब हमारे पास रेफरेंस की वजह से पोजीशन चेंज हो रही है तो हम इसको नाम देंगे रिलेटिव क्वांटिटी का। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोशन एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या फिर रिलेटिव क्वांटिटी है तो आपका आंसर होगा कि ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल में क्या होगा, कोई अगर आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपको तीर दिखाई जा रही है ये इनर्शियल फ्रेम के थ्रू दिखाई जा रही है, इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास फोर्स भी ज़ीरो होगी, क्योंकि यू नो दैट फार्मूला F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन मास से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा रफली यहाँ पर समझाऊँ तो F इज़ इक्वल्स टू ma, हमारे पास जो एक फार्मूला है F इज़ इक्वल्स टू ma। जब a ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो a n से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी ज़ीरो हो गया, और हमारे पास डायरेक्टली जो है वो फोर्स भी ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फोर्स भी ज़ीरो होगी, किसमें, इनर्शियल फ्रेम में। और जब बात की जा रही होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम की, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी तो फोर्स भी ज़ीरो नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज होती जा रही है, तो आप उसको कहेंगे कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि उसके एक्सेलरेशन में फ़र्क आ रहा है, एक्सेलरेशन में फ़र्क आ रहा है, यानी कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ स्टेशनरी है, बिल्कुल वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो परफॉर्म हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम पर है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहने को तो ये बहुत आसान टर्म है और इसका काफ़ी बच्चों को पता भी है, लेकिन इसमें अब कुछ ऐसी बातें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद आज से पहले आप लोग के साथ डिस्कस नहीं हुए होंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है कि या तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर किसी भी और तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर पैरेलल डिस्टेंस है, तो यू नो दैट कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ से जो ये रास्ता है जो कि लंबा है और थोड़ा सा आगे पीछे है, इसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का, और ये जो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, हमेशा ये डायरेक्टेड टुवर्ड द इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, जहाँ से इनिशियल से फाइनल हमारे पास लाइन जा रही होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्टेड होगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमेशा उसी साइड पर होगी। एक और बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इधर से काफ़ी एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज स्मॉलर होगी डिस्टेंस से, यानी कि डिस्टेंस यहाँ तो देखिए दो हमारे पास जो है ना वो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि डिस्टेंस भी उतना है और डिस्प्लेसमेंट भी उतनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है तो जी ये स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी हम लोग शॉर्टेस्ट ही इख्तियार कर रहे हैं जिसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल हो गया, इस कंडीशन में इक्वल हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा हमेशा हर सूरत में जो है वो छोटी रहेगी और डिस्टेंस जो है वो हर सूरत में बड़ा रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि डिस्टेंस हमारे पास जो है वो छोटा हो जाए और डिस्प्लेसमेंट बड़ी हो जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास कोई ए से बी तक पॉइंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे स्कूल की बस है और ये जो है वो हमारा स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल की बस है और ये जो है वो स्कूल है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से मैं आपको समझाऊं तो ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और बड़ा डिस्टेंस ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा, यानी कि यह देखिए जब भी हमें पास पूछा जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताओ तो या तो वो इक्वल्स टू आएगा या फिर वो आएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको आपने अपने जहन में रखना। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हम कहते हैं जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होता है तो उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को जब वो चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी क्या होता है कि हम लोग जस्ट एक टाइम लिमिट लगा देते हैं जो कि 0 के इक्वल होती है और उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है। सही है, अब इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट की आप लोगों के साथ जो है वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि
If body is moving with uniform velocity, its instantaneous velocity and average velocity will be same. अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो आप याद रखिएगा कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगी, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक मिसाल देकर समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आया कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और बॉडी जो है वो कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे, यानी कि आपने उसको पहले 1 सेकंड में ऑब्जर्व किया 4 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में ऑब्जर्व किया 4 मीटर पर सेकंड, उससे अगले टाइम पे ऑब्जर्व किया तब भी 4 मीटर पर सेकंड ही आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपको ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन की गई है कि जो हमारे पास बॉडी है वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से जो है वो ट्रेवल कर रही है और उसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम आ रही है, यानी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप हमें बताएं कि उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही है। अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आए तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। वो बात ये है कि जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, कब, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी बराबर आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ये मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करके भी समझाऊं और बताऊं। देखें एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमने 3 सेकंड की एवरेज ली है, हम 3 लिख के 3 डिवाइड कर देंगे इन 4 से, ठीक है ना, 1 4 2 4 3 4, और उसको तीनों को जितनी तादाद होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे सामने क्या बात आई कि जब भी हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगी तब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। ये इस वीडियो का जो है वो लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ एक्सेलरेशन के हवाले से। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेरिएबल है किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से, तब हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होती है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर। अच्छा जी, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो ये बात भी सेम वैसे ही है जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा कि इफ़ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन विल बी सेम। क्या बात हमारे पास सामने आई, जैसे हमारे पास वेलोसिटी के केस में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम थी। इसी तरीके से जब हमारे पास एक्सेलरेशन की बात की जा रही होगी और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, उसका मतलब है कि हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन है और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो दोनों इक्वल है, ठीक है, वो दोनों सेम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हवाले से जो कि इंपॉर्टेंट कीज़ के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करें, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कि जब भी डिस्टेंस और वेलोसिटी की बात की जाएगी तो वो हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। डिस्टेंस और वेलोसिटी विल बी ऑलवेज पैरेलल, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इफ़ चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव तो v एंड a आर पैरेलल, यानी कि जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ना तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे वो दोनों, ठीक है। क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा और v जो है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है। जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन और जो हमारे पास बात की जा रही होगी एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरा क्या कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है। और जब भी बात करी जा रही होगी कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब कि हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल में होंगे। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और याद रखने की है, व्हेन बॉडी विल स्टार्ट, जब भी हमारे पास MCQs में किसी भी
न्यूमेरिकल में ये आएगा कि जब बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी जस्ट स्टार्ट हुई, अभी सिर्फ जस्ट स्टार्ट हुई, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है उसमें चेंजेस आती रहेंगी ना, तो वेलोसिटी ज़ीरो तो हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो कंसिडर नहीं कर सकते इस तरह के केस में। और अगर जब आपसे कहा जा रहा है कि व्हेन बॉडी मूव्स विद वी यूनिफॉर्म, यानी कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है एट दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों हो जाएगी? इसलिए ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही ये है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो कंसिडर की जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगली लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एमडी कैट के हवाले से, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वेलोसिटी और टाइम कि ग्राफ जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन बनता है, जो एक्सेलरेशन को हमारे पास जो है वो दिखाता है, इस ग्राफ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसकी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलेगा, और उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।